नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि अब ये तो तय हो ही चुका है कि जो एग्ज़ाम है आपका वो जून में तो नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका एग्ज़ाम जो है जून में होने की संभावनाएं बहुत कम है। जुलाई एंड तक हो सकता है और अगस्त में होने की संभावनाएं सर्वाधिक है। जुलाई के अंदर एनटीए को बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने हैं जो कि छोटे मोटे एग्ज़ाम नहीं हैं। दूसरी बात, एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम है इस बार वो ज़्यादा सेंटर्स के ऊपर हो रहा है। 82 सब्जेक्ट्स पर हो रहा है, नॉर्मली 81 सब्जेक्ट्स पर ये होता था। तो बहुत सारे सुधार ऐसे हैं जिनकी व्यवस्था करना अपने आप में बहुत ही पेचीदा है। दूसरी बात, आपने जो आपका करेक्शन विंडो था वो लगभग 1 जून तक खुला था। तो उसके बाद 1 जून को आपने करेक्शन किया, फिर फॉर्म उनके पास वापस पहुंचे, उसको उन्होंने फिल्टर किया, फिर से उसको चेक किया, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस शुरू हुआ। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि ये सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 अगस्त तक खत्म होगा। तो अगस्त में आपके एग्जाम के होने की संभावना सर्वाधिक है। क्वेश्चन आज का ये है, पहले बता देता हूं कि जो एनटीए नेट फिलॉसफी के नए बैचेस हैं वो 1 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर 2 हम दोनों की प्रिपरेशन करेंगे। इसमें हम स्टडी मटेरियल, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, माइंड मैप, ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास क्वेश्चंस का पीडीएफ, ऑलमोस्ट 1 महीने का मॉक टेस्ट और ये सब चीज़ें इसके अंदर हम मिक्स करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। अभी आप एडमिशन लेते हैं तो आपको तकरीबन 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या इस 1 महीने में, लगभग मान लीजिए आपके पास 1 महीना है, आज आपकी 24 जून हो गई है, 24 जुलाई तक एग्जाम नहीं होगा मान लीजिए। 50% संभावना है कि हो जाए जुलाई में, तो बट 1 महीना अभी है और 1 महीना आप मान के चलिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप यूजीसी की वेबसाइट पर देखेंगे तो 24 मई के बाद वहां पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज आ जाए कि भैया कल आपका एग्जाम है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तकरीबन 1 महीना तो आपके पास है, ये मान लीजिए, कम से कम 1 महीना तो है। क्वेश्चन आता है कि अब 1 महीने की रणनीति क्या हो, लास्ट 1 मंथ आपकी जो एक स्ट्रेटेजी हो सकती है वो क्या हो सकती है। ये तो तय है कि एग्जाम तो होगा, ये आप मत सोचिए कि दिसंबर में चला जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को फिर एक साथ इकट्ठा करना ये अपने आप में बहुत टेढ़ा हो जाएगा। इन्होंने लास्ट टाइम दिसंबर में एग्जाम नहीं लिया कि जून में ले लेंगे, और उसकी हालत अभी ये हो गई है कि आपके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा हो गया है। तो अगर इसको और आप एक्सटेंड कर देते हैं, दिसंबर 2022 में सारा एग्जाम एक साथ लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। चांसेस कम है, लेकिन इस संसार में ऐसा तो नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं है आज तक, नई घटनाएं भी होती है, मे बी पॉसिबल 1% हो भी जाए, बट 99% ये पॉसिबल नहीं है। आपका एग्जाम जुलाई एंड या अगस्त मिड में होना तय है, इसको आप कागज पे लिख लीजिए। 1 महीने में अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी स्ट्रेटेजी बनाऊं, क्योंकि आखिरी महीने की जो रणनीति है आपकी, या जो लास्ट मंथ की जो स्ट्रेटेजी है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि मैं कम से कम समय में अब कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करूं, कैसे अपनी नॉलेज को मैनेज करूं। आप लंबे टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको ये कंफर्म था कि जून फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैं मान के चलूँ कि मई मिड में या मई स्टार्टिंग में या फिर चलिए मई एंड में आपका पूरा सिलेबस हो चुका होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब मई में आपका सिलेबस कवर हो गया तो पूरा जून अब आपका निकल गया, अब पूरा जुलाई भी आपका निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी, ये लास्ट मंथ नहीं, लास्ट 2 मंथ हो गया, पूरा जून आपका निकल गया, और ये पॉसिबल नहीं है कि इस पूरे जून आपने कुछ भी नहीं किया होगा। आप फ्री बैठे थे, आपने बिल्कुल किताब कॉपियां छोड़ दी थी, आप केवल इंटरनेट पर ये चेक कर रहे थे कि एग्जाम कब होगा। ये पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो स्थिति फिर आपकी चिंताजनक है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब जो समय हमारे पास बचा है, अब जो 1 महीना लगभग मेरे पास बचा है, इस 1 महीने में मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिसके माध्यम से या जिसके कारण मेरा स्कोर बहुत अच्छा हो जाए, या फिर जो रिवाइज है, जो रिवीजन है मेरा, वो बहुत अच्छा हो जाए। उस स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, उस रणनीति रणनीति की बात करते हैं जिसके मार्फत, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम को आखिरी एक
मोड़ पर लेके जाएंगे, आप आखिरी एक स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर जाएंगे कि ठीक है एक बार और कर देख लेते हैं, कुछ बच तो नहीं गया। फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं आप, फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो वहां पर आपने रेने डिकॉर्ट को पढ़ा होगा, डिकॉर्ट की फिलॉसफी को पढ़ा होगा। डिकॉर्ट वहां पर आपको एक कंसेप्ट समझाता है कि समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाता है। समस्याओं के समाधान के लिए डिकॉर्ट ने कार्टेशियन मेथड का आविष्कार किया है, कार्टेशियन मेथड समझाया। उसमें वो कहता है किसी भी समस्या के समाधान के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं 4 अलग अलग स्टेप्स का यूज करता हूं, इस 4 स्टेप्स के कारण मैं सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देता हूं। पहला, पहले मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, मैं उस प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। थर्ड, इजी से शुरू करता हूं और जो सबसे हार्ड है, सबसे टफ है, वहां तक मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए चलता हूं। ध्यान रखिएगा, इजी, आसान जो भाग है समस्या का उसको मैं सबसे पहले पकड़ता हूं, क्योंकि उसमें समय कम लगेगा और जल्दी से वो खत्म हो जाएगा, और चूंकि वो आसान है तो उसमें गलत होने की संभावना भी कम है। इजी से शुरू करता हूं, आखिरी तक चला जाता हूं। चौथा, मैं चेक करता हूं कुछ बच तो नहीं गया, कोई प्रॉब्लम बाकी तो नहीं रह गई, और जब नहीं रह गई तो मैं कंक्लूजन निकाल देता हूं कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैं हर स्टूडेंट को यही कहता हूं कि आप अपने सिलेबस को रेने डिकॉर्ट के इसी मेथड के हिसाब से डिवाइड कीजिए। रेने डिकॉर्ट की इसी फिलॉसफी के हिसाब से आप अपने सिलेबस को और अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने सामने आपका सिलेबस रखिए कि साहब ये सिलेबस के अंदर 10 यूनिट है। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग इसको यूनिट वाइज डिवाइड कर लीजिए, इजी टू टफ, इजी टू हार्ड। आपने कहा कि सर मैं एक काम करता हूं, यूनिट संख्या 3, 5, 7 और 10 मुझे बहुत आसान लगती है। यूनिट संख्या 1, यूनिट संख्या 2, यूनिट संख्या 4, यूनिट संख्या 6 मुझे थोड़ी सी नॉर्मल या मीडियम लगती है। इसके अलावा यूनिट संख्या 8 और यूनिट संख्या 9 मुझे बहुत टफ लगती है। मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, मैंने ये नहीं कहा कि यही इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ना ना ना, ये एक एग्जाम्पल है। आपने अपनी 10 यूनिट्स को इस तरीके से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले ये 4 यूनिट तैयार करनी है। चूंकि तैयार नहीं शब्द कहेंगे हम इसमें, आपने पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, सब कुछ कर लिया है। अब आपने, अब करना क्या है, 4 यूनिट्स जो है आपके सामने, अब इन चारों यूनिट्स के अंदर आपको इनका रिवाइज या रिवीजन करना है ओनली। और इस रिवीजन में ज्यादा समय नहीं लगता है आपका। अगर एक सिंगल यूनिट पढ़ने में आप 1 दिन लगाते हैं तो भी 4 दिन का काम है, क्योंकि ये आसान है। आपने कहा कि ये आसान है, ये मीडियम है। मीडियम हो सकता है थोड़ी सी टफ हो, मीडियम हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो, तो उसके लिए हो सकता है समय ज्यादा लगे। मीडियम वाले को मान लीजिए आपने टाइम दिया आपका कि मीडियम वाला जो है, या फिर जो थोड़ा टफ है लेकिन ज़्यादा टफ मुझे नहीं लगता है, उसमें आप 2 दिन का टाइम दे दीजिए। तो 2x4 ये आपका लगभग 8 दिन का सेक्शन हो गया। 8 दिन में आपने जो मीडियम था या फिर जो कम आसान था, आपने उसमें 8 दिन का समय दे दिया, 12 दिन हो गए। उसके बाद जो सबसे टफ था उसमें मान लीजिए आपने एक में 3 दिन का समय दे दिया, तो 6 दिन हो गए। फिर भी कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 17-18 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। अब अगर आप पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, पेपर फर्स्ट में भी आपके 10 चैप्टर ही हैं या 10 सेक्शन ही हैं। इसमें मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं, बच्चे क्या एक ही बात बच्चे हमेशा मुझसे करते हैं, क्या सर मेरे मैथ्स बहुत कमजोर है, सर मेरी रीजनिंग बहुत कमजोर है। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आते हैं? 10 क्वेश्चंस। हर सेक्शन के 5 क्वेश्चन तय हैं, टोटल 50 क्वेश्चन का पेपर बनता है। मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते या डाउट है, छोड़ दीजिए, क्या 40 आप पूरे कर सकते हैं? सर 5 और हटा दीजिए, क्या 35 आप पूरे कर सकते हैं? क्या 30 आप एकदम सही कर सकते हैं? कमियां हैं, अच्छी बात है, या तो कमियों को सुधार दीजिए या कमियों को बाइकआउट कर दीजिए, साइड में कर दीजिए उनको कि मैं इस पर काम ही नहीं करूंगा, जो मेरी खूबी है मैं उसके ऊपर काम करूंगा। मैं कहता हूं फर्स्ट पेपर के लिए
कि फर्स्ट पेपर के लिए क्या करना है। फर्स्ट पेपर में 5x10 50 क्वेश्चन का आपका सेट हो गया, 50 क्वेश्चन का आपका पेपर हो गया। मुझे 3 से 4 चैप्टर बिल्कुल नहीं आते, मतलब मुझे 20 क्वेश्चन नहीं छेड़ने हैं, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बाकी के 30 क्वेश्चन बचे हैं इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। प्लस इसके अलावा जो 20 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं मैथ्स, रीजनिंग या बाकी जो भी आपको नहीं आता उसमें भी ऐसा होता है कि अगर आप समय बचा है आपके पास, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन आपने किए हैं, अगर 15 मिनट भी बचे हैं तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन को आप टिक जरूर करके आए वहां पर। 30 तो मेरे फिक्स है, 30 तो मेरे कंफर्म है, 30 तो कहीं नहीं जाने वाले। 30 के अंदर मेरा रेशियो जो 90% एक्यूरेसी का होगा कि लगभग आप मान के चलिए मेरे 28 से 30 क्वेश्चन लगभग सही होंगे, मिनिमम 28 मैक्सिमम 30 क्वेश्चन। लेकिन जो आखिरी 15 मिनट में आप जो तुक्का बोलते हैं कि केवल गैस किया है मैंने, तो वो भी आप जरूर करें। ऐसे में आपका स्कोर जो है, दो चीज देखिएगा, एक बच्चा है जो केवल 30 छोड़कर आ गया, 30 क्वेश्चन किए उसने और छोड़कर आ गया। एक बच्चा है जिसने गैस भी मारा, उसने 30 क्वेश्चन तो उसके एकदम सही थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उसने अगले 20 क्वेश्चन के अंदर गैस मारा, सिर्फ लगाया, तुक्का तुक्का तुक्का, जो सही लग रहा था उसने वो लगाया गया लगाया गया लगाया गया लगाया गया लगाया गया लगाया गया। अगर उसमें से उसके 5 क्वेश्चन भी सही हो गए तो वो आपसे आगे है। आप 60 नंबर के साथ बैठे हैं, वो 70 नंबर के साथ बैठा है, 10 नंबर वो आपसे आगे है। यूपीएससी वगैरह में या फिर कई छोटे मोटे एग्जाम्स में, मतलब यूपीएससी बहुत बड़े लेवल का हो गया या फिर एक छोटे मोटे एग्जाम की मैं बात करता हूं, तो इन दोनों में कहानी चलती है कि अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं की जा रही है और आपने स्ट्रेटेजी फिक्स कर रखी है कि 30 से 35 क्वेश्चन तो मुझे एज इट इज करने हैं, फिर जो 20 क्वेश्चन बचेंगे जिसके बारे में मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं सुना कि वो क्या है और क्या नहीं है, तो कुछ समझदार लोग कहते हैं कि उन 20 के 20 क्वेश्चन का आप एक फिक्स ऑप्शनल रख लीजिए कि साहब मैं सारे के सारे का ऑप्शन सी लगाऊंगा, मैं सारे के सारे का ऑप्शन बी लगाऊंगा। आज भी एक कहानी चलती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से तकरीबन 60% संभावना होती है कि उसका आंसर सी ही होगा। तो अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन में मैंने एक साथ सब में सी लगा दिया और 60% नहीं, मैं 40% की बात करता हूं, 8 क्वेश्चन अगर मेरे सही हो गए, 30 + 8 38, 38, 76 मार्क्स, आप जेआरएफ की तरफ जा रहे हैं। समझ रहे हैं? क्वेश्चन छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, पहले आप उन क्वेश्चंस को कीजिए जो क्वेश्चंस आपने तैयार किए हैं, ना कि उन क्वेश्चंस को जो मुझे करने ही नहीं है, जो मैंने तैयार ही नहीं किया। यही चीज मैं फिलॉसफी में कहता हूं बच्चों को। फिलॉसफी में भी आप यही स्ट्रेटेजी बनाकर रखें, क्योंकि इसका नुकसान नहीं है। फिलॉसफी मान लीजिए मैंने ये तय किया कि भाई साहब 10 यूनिट है, मुझे लॉजिक्स नहीं आता, मुझे तर्कशास्त्र नहीं आता, यूनिट संख्या 9 मेरे लिए अछूती है, मैंने कभी टच ही नहीं किया उस यूनिट को, मैं नहीं कर पाऊंगा उसके क्वेश्चन, नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 90 क्वेश्चन बचे। अब बताइए, आपने कहा सर मैं वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी बहुत बड़ा है, नए नए फिलॉसफर आते हैं, मुझे नहीं आता, चलिए 10 से 12 क्वेश्चन उसके भी छोड़ दीजिए, 20 क्वेश्चन चले गए। अब बताइए सर एक काम कीजिए, आप यूनिट संख्या 5 भी हटा दीजिए, चलिए ठीक है 5 भी हटा दिया, 30 क्वेश्चन हट गए। अब बताइए 70 क्वेश्चन बचे, क्या अब आप इस 70 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन सही कर पाएंगे क्या? और जो आपने 30 क्वेश्चन छोड़े हैं, क्या उसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते क्या? जो आपने साल भर पढ़ा है, क्या उसके मार्फत आप तुक्का भी नहीं लगा सकते? तो ये गलत बात है। मैंने आपको ट्रिक बताई, क्या करना है। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप 10 के 10 का एक फिक्स कर लीजिए कि मैं इन सबका सी आंसर लगाऊंगा और आ जाइए। संभावना है कि उन 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, संभावना है। मैं कोई सिद्धांत नहीं बता रहा, मैं कोई प्रिंसिपल नहीं बता रहा, मैं कोई भविष्य नहीं बता रहा, ये सिद्धांत है, वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट जो स्टडीज कहती है वो ये कहती है किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी है
उसके सही होने की संभावना लगभग 60% होती है। तो ऐसे में आप रिस्क ले सकते हैं। क्वेश्चन छोड़ना आपने नहीं है। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, स्ट्रेटेजी ऐसी ही बनानी है आपको। जब भी आप ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट अगर आप मेरे पास कर रहे हैं, जिसके पास भी कर रहे हैं, आप ये तुक्का लगाने की कोशिश करें। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सी लगा दूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सी लगा दूंगा। ये एक नॉर्मल फंडा चलता है। इसमें एक फंडा और चलता है आपके एनटीए नेट के अंदर, कि एनटीए नेट के अंदर ऑप्शन डी जो है उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा देखी गई है। कई वर्षों में या कुछ सालों में ऐसा देखा गया है कि डी ऑप्शन जो था वो लगभग ज्यादा सही था बाकियों के कंपैरिजन में। ये तुक्का मारने की स्टाइल है और कुछ नहीं है। तो सी डी सी डी सी डी सी डी तुक्के मारने हैं। अगर उन तुक्कों के कारण मेरे 10 क्वेश्चन भी सही हो गए तो मेरा तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन आप ब्लैंक छोड़ के आए हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका नुकसान ज्यादा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक आम दिखाई दे रहा है, इस आम के ऊपर एक पत्थर मारो, तो आप कहेंगे सर अगर निशान अच्छा हुआ तो लग जाएगा, वरना नहीं लगेगा। बात सीधी सी प्रैक्टिकल बात है। तो क्या किया जाए? तो छोटा बच्चा क्या करता है, अपने हाथ में बहुत सारे पत्थर लेता है और फिर आम के ऊपर फेंकता है, कोई सा तो लगेगा, है मे बी पॉसिबल कोई तो लगे। इसी तरीके से जब आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो छोड़ने का फायदा नहीं है। या तो क्वेश्चन टारगेटेड होगा कि इसका ऑप्शन आंसर बी ही है, ए है, सी है, डी है, जो भी है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको यूज करना होता है, इस टेक्निक को यूज करना होता है कि मैं ऐसा ऑप्शन लगा के आऊं जो सही होने की संभावना ज्यादा हो। ठीक है, तो ये कहानियां थी। जुलाई फर्स्ट वीक में यूजीसी नेट की वेबसाइट पे ज़रूर देखिएगा। हो सकता है उस वक्त वहाँ पर एग्ज़ाम की डेट और आपका एडमिशन लेटर या परमिशन लेटर जो है उसके आने की कोई घोषणा हो। माना जा रहा है कि जून के अंत में ऐसी कोई घोषणा नहीं होगी, क्योंकि लगभग 1 महीने से वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया।